हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप इस न्यूज़ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जून है। तो आज के डिस्कशन की शुरुआत हमेशा की तरह कोटेशन से ही करने वाले हैं। कोटेशन है आज का, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। इस कोटेशन का यूज़ आप आईआर के टर्म्स में कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो वही करता है जो वो चाहता है या जो वो कर सकता है, लेकिन जो वीक है उसको हमेशा ही सफ़र करना पड़ता है। आज आपके सामने वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, लाइक चाइना इन साउथ चाइना सी, हाउ चाइना इज़ डोमिनेटिंग द अदर कंट्रीज़। वहाँ पर चाइना किस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उस पूरे साउथ चाइना सी के रीजन को। या फिर अगर आप इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका भी एंगल देख सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत तरीके के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको महसूस होगा कि जो स्ट्रांग है वो हमेशा वीक को दबाने की कोशिश करता है और वीक को इसके लिए सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर वीक का मतलब मेंटल स्ट्रेंथ से है, पावर से है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ आप आगे कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको अपनी तरफ से इनपुट देना होता है, अपनी तरफ से आपके ऐसे को अच्छा बनाना है तो आप वहाँ पर इस तरीके के कोटेशंस का यूज़ करते हैं जो आपके उस आंसर को और अच्छा कर देता है। तो आइए डिस्कशन में आज जानते हैं कौन कौन सा पॉइंट है जिसको हम सीखने वाले हैं। कोटेशन आपको पता चल गया, साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स होगा, ठीक है। और जो लोग रेगुलर हैं इस वीडियो में, जो रोज़ आर्टिकल को सुनते हैं, रोज़ टाइम देते हैं और जितने भी मिनट का वीडियो होता है वो पूरा देखते हैं, भले ही स्पीड में देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो आपको धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा कि आपका एक एक टॉपिक जो है वो तैयार होता जा रहा है, ठीक है। उसके हर एक एंगल क्रिएट होते जा रहे हैं और बेसिक्स को जान जान करके ही आपके पास एक प्रॉपर बन जाता है कि हाँ, इतनी चीज़ें मैंने इसके बारे में पढ़ ली हैं, ठीक है। तो किसी भी एक वीडियो में हमें ये डिसाइड नहीं करना होता है कि यही बेसिक है और यही काफ़ी है। तो जब हम इस पर लगातार रहेंगे तो आप देखिए 10 से 15 दिन के अंदर आपको एक अलग एस्पेक्ट मालूम चलेगा, अलग सा आपको फील होगा। जैसे बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं, है ना। कुछ लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और उनको आंसर लिख के बहुत अच्छा महसूस होता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और देखिए आज के आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो चाइना का डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, अदर नेशंस के साथ, तो उसके पीछे क्या कारण है। लोग कहते हैं कि अमेरिका उसके पीछे कारण है, तो क्या ये सही है? इसी बात को हम आर्टिकल में जानेंगे। सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है, एज यू नो, अच्छा होगा। और फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए आर्टिकल को लिखा गया है। एंगल जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक फैक्ट्स में मिलने वाले हैं वहाँ से। और उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। आपने सुना होगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर जो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं उसको, उसमें बाहर के लोगों को आने से मना कर दिया था। तो खैर उस पर क्या न्यूज़ अभी आई है और किस पर आर्टिकल लिखा गया उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या होना चाहिए था। और आज मेंस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल आज 3 क्वेश्चंस हैं, नॉट 5। तो 3 क्वेश्चन हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, उसी को हम डिस्कस भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके नंबर 5 ही होंगे और कल के क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए आज जो आपको पता चलेगा पॉइंट्स में से, उसमें साउथ चाइना सी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद इमेज एंड वेरियस फैक्ट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कहाँ पर डिस्प्यूट है, 9-9 किससे जुड़ा हुआ है, आइलैंड कौन सा न्यूज़ में है जो आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बांदुंग कॉन्फ्रेंस को एक बार यहाँ डिटेल में देख लेंगे, हमने पहले भी हालांकि इसके बारे में बात किया था। पीडीएस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेंगे। क्वाड का जिक्र कई बार हो चुका है लेकिन आर्टिकल में है, तो हम आर्टिकल को डिस्कस करने के दौरान ही क्वाड के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए आज कौन कौन सा आर्टिकल है। पहला आर्टिकल होगा इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, सी राजा मोहन साहब का। दूसरा है एन अम्ब्रेला इन द रेन। तीसरा आर्टिकल होगा नॉट दिल्ली, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिए अभी यहाँ पर लास्ट में। आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू विल फील गुड कि नाउ यू आर एबल टू राइट द आंसर। पहला क्वेश्चन है पीडीएस सिस्टम पर, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स इन द पीडीएस सिस्टम इन इंडिया। देखिए पीडीएफ सिस्टम पर क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, बिकॉज हाल ही में वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और जोरों शोरों से उसको पूरा पैन इंडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो वो पीडीएस सिस्टम से ही संबंधित है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। साथ में जो फूड ग्रेन्स लोगों को हेल्प में दिया जा रहा है, और फूड ग्रेन्स इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, लेकिन उनको दिया जाता है जिनके पास राशन कार्ड होता है।
तो अभी ये मुद्दा भी काफ़ी है जब से माइग्रेंट लेबर्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं और ये पैनिक सिचुएशन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इमर्ज हुआ है। तो इस इशू को लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और सुना है आर्टिकल को सुनते वक्त, उनको एक जगह पर लिखेंगे और आंसर राइटिंग को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। आप बस स्टार्ट करो। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में किसी का भी आंसर बेस्ट नहीं होता, और सेकेंडली कि आंसर हमेशा कंपैरेटिव होता है, राइट। आंसर कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता। तो आंसर आपका जो होगा वो एक एग्जामिनर जब पढ़ते हैं ना, तब वो चेक करेंगे कि हाँ आपके आंसर में कितने मार्क्स होने चाहिए और जो बाकी के कॉम्पिटिटर हैं वो आपके कंपैरेटिव कैसे हैं। तो उस लेवल तक जाने में हमें समय लगता है, लेकिन हर चीज़ की एक शुरुआत बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन चाइना से एसोसिएटेड है और जियो पॉलिटिकल चाइना सी, जो पूरा चाइनीज़ इतना ज़्यादा अग्रेसिव है वहाँ पर, उसके बारे में दिया गया है। तो बहुत ही इसमें आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है, उस पूरे एरिया में जाकर के सोचना है। साउथ चाइना सी में आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में फैक्ट्स को, तो आपको उससे वेट मिल जाएगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन होगा दिल्ली के इशू पर। आप जब पूरे डिस्कशन को सुनेंगे तो वहाँ से आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि अभी जो सिस्टम है उसमें हमें क्या अपना ओपिनियन रखना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जान लीजिए टॉपिक कौन कौन सा होगा। 9 डैश लाइन के बाद बांदुंग कॉन्फ्रेंस, फिर नाटुला आइलैंड जो कि न्यूज़ में है, अभी हम जानेंगे कहाँ पर है। इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कौन से मिनिस्ट्री के तहत है ये। और पीडीएस सिस्टम पर ही अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए साउथ चाइना सी का मैप, इसको हमने पहले भी देखा था लेकिन अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे। बट हम इसी साउथ चाइना सी का जिक्र इतनी देर से कर रहे थे, जिनको आइडिया नहीं है वो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस पर हम बहुत डिटेल अभी डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से इस रीज़न को आपको दिमाग में रखना है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। इसमें जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं और वो कोचिंग की सहायता लेना चाहते हैं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, यू आर फीलिंग कि कहीं पर लैक हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते या जितना सोचते हैं उतना अचीव नहीं कर पाते, या फिर आप जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं हमें 8750069419 पर। बहुत ही अच्छे से आपको गाइड किया जाता है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, प्रॉपर रूटीन होता है, एक मेंटर होते हैं, और जिस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल गाइडेंस इसमें जुड़ा हुआ होता है, तो पर्सन टू पर्सन उनके अकॉर्डिंगली गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई, इसके लिए आप फ़ोन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ध्यान से सुनिएगा, अटेंटिव रहना है, बहुत ध्यान से सुनना है कि एक पॉइंट को, आपके बहुत काम आने वाला है। तो सिलेबस तो आपको याद हो गया होगा, जीएस पेपर 2 में एसोसिएट कर देंगे हम इस पूरे रीजन को, जो भी आईआर से जुड़ा हुआ होगा। चाइना नाउ हैज़ द मिलिट्री पावर टू ऑल्टर टेरिटोरियल स्टेटस को, ठीक है। बैकग्राउंडर पहले डिस्कस करते हैं। साउथ चाइना सी के बारे में जान लीजिए क्या है, कहाँ पर है। इमेज तो आपने देख लिया, एक बार फिर से हम देख लेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में तो इन सारे स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है। साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो अभी और जाएंगे इमेज में तो मैं आपको बताऊंगी साउथ ईस्ट एशिया किसको कहा जा रहा है। और वहाँ पे जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसका एक आर्म है साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी ईस्ट एंड साउथ ऑफ द वियतनाम, पूरा लोकेशन इसका कवर किया गया। अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए इसके लोकेशन के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, वेस्ट ऑफ फिलिपाइन, नॉर्थ ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, ठीक है। बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं जो साउथ चाइना सी को बॉर्डर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। क्लॉकवाइज देखेंगे तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब क्या है, हमने एक दिन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, याद होगा। चाइना, जो हम लोग चाइना जिसको बोलते हैं आज पूरा वर्ल्ड, वो चाइना हो गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना ये ताइवान हो गया, ठीक है। आपको याद है वो वाला डिस्कशन कि ये जो ताइवान को बसाया गया था यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये उस आइलैंड का नाम पहले क्या था? अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। द फिलीपाइंस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये सारे देश हैं जो बॉर्डर करते हैं साउथ चाइना सी को। देखिए इतने सारे देश और इतने अच्छे अच्छे देश,
और अभी क्या डिस्प्यूट है इसको हम जानेंगे आगे। इट इज़ कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पीटी का ज्योग्राफी के हिसाब से, ताइवान स्ट्रेट से कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को, एंड बाय लुजोन स्ट्रेट विद द फिलिपाइन सी। ठीक है, 2 सी आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है वहाँ पर, तो आपको लोकेशन बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। लुजोन स्ट्रेट है वो फिलिपाइन सी और किसको, साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ताइवान स्ट्रेट जो है वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। इट कंटेन न्यूमरस शोला रीफ अटॉल्स, ऑब्वियसली होने ही चाहिए, आइलैंड्स। यहाँ पर जो फेमस आइलैंड्स हैं और ये अक्सर न्यूज़ में होते हैं, पारासल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जब आप इसको याद रखेंगे ना तो इससे आपको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, एक गलत फहमी होती है लोगों की, मैं आपको बताती हूँ। कई बार ना एक जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम जब उस एलिमिनेट करते हैं उस चीज़ को तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल, कोई मान लीजिए किसी आइलैंड पर क्वेश्चन था कि पैसिफिक क्वेश्चन है, मान लीजिए बोलते हैं इंडियन ओशन में कौन कौन सा आइलैंड सिचुएटेड है। ठीक है, अब उसमें आपको एक ऑप्शन वहाँ पर स्पार्टले आइलैंड दिया हुआ होगा, तो आपको ये पता चल गया और इसको एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, आप जैसे इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका आंसर निकल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पार्टले आइलैंड पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इसको एलिमिनेट करते ही आंसर आ गया, तो उस पर एम्फेसिस ज़्यादा है एग्जामिनर का। तो ये जो माइंडसेट है उसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। व्हाट मेक्स इट सो इम्पॉर्टेंट, ये साउथ चाइना सी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों अक्सर न्यूज़ में होता है, इसका क्या इकोनॉमिक रेलेवेंस है, क्या स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, ये सब हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। 4 सेक्टर को दिमाग में रखेंगे। पहला सेक्टर तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एंड ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। तो ये सी जो है ये बीच में है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है कि अंकटाड के अकॉर्डिंगली पूरे ग्लोबल शिपिंग का 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग है वो इसी रीजन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए आगे जाती है, और इसका जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। साथ में अगर रिसोर्सेज के हिसाब से हम बात करें तो मराइन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी रीजन में है, साउथ चाइना सी के रीजन में है। ये जो कुछ डिपार्टमेंट है फिलीपाइंस का उसके द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, तो आपको रेलेवेंस आएगा तो आप इन चीज़ों को डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। एंड फिशरीज वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा है, वो एक फूड सिक्योरिटी का माध्यम है। और ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व बीनीथ इट्स सी बेड, ये भी एक चाइना का साउथ चाइना सी को कैप्चर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व के होने की संभावना है, बिलीव है। तो ये भी इसलिए चाइना जो है बहुत ज़्यादा इसको डोमिनेट करने में लगा हुआ है। अब इस इमेज को देखिए तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इधर हो गया ये इंडियन ओशन वाला रीजन यहाँ पर, और इधर हो गया ये पूरा पैसिफिक ओशन, और ये है आपका साउथ चाइना सी का रीजन। यहाँ पे ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको बता दें कि यही वाली लाइन है 9 डैश लाइन, जिसका जिक्र अभी हम आगे करने वाले हैं। जिस तरीके से डॉटेड है चाइना की 9 डैश लाइन है, और इसी के बीच में देखिए सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि चाइना के अकॉर्डिंगली कि ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर की का सारा एरिया चाइना का है, ऐसा क्लेम करता है चाइना। लेकिन यहाँ पे बाकी इतने सारे देश हैं, ताइवान है, फिलिपाइन है, ब्रुनई, और ये सारे जो देश हैं, वियतनाम, इन सभी का ऑब्वियसली अपना स्टेक है इस रीजन में। तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहता है ये रीजन, बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, अब देखिए 9 डैश लाइन और नटूना आइलैंड को यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। 9 डैश लाइन मैंने आपको इमेज में दिखा दिया क्या है, तो ये एक स्केचेस है 100 किलोमीटर साउथ एंड ईस्ट ऑफ चाइना साउदर्ली हैन आइलैंड एंड कवरिंग द स्ट्रेटेजिक पारासल एंड स्पार्टली आइलैंड, इन सबको कवर करता है। अभी हमने देख लिया इमेज में। चाइना क्लेम्स इट बाय साइटिंग 2000 years of history when the two island chain were regarded as its integral part। ठीक है ना, चाइना अलग अलग इसके लिए दलील देता है कि वो क्यों मानता है इस पूरे जोन को अपना, वो उनका अलग है। अब देखिए नाटूना आइलैंड जो है ये जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये रहा नाटूना आइलैंड,
और न्यूज़ में ये चल रहा है बिकॉज़ अक्सर चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर आती रहती है, विज़िट करती रहती है, और इससे जो अभी ये नाटूना आइलैंड इंडोनेशिया का है, और इस वजह से इनको काफ़ी दिक्कत होती है कि इससे इनकी जो सॉवरेनिटी है उस पर बात उठती है। ये सारा ज़िक्र आज अभी आर्टिकल में होने वाला है। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं बांगडून कॉन्फ्रेंस के बारे में। बांगडून कहाँ पर है? सबसे पहला फैक्ट याद रखिए, इंडोनेशिया में है, ठीक है। और वहीं पर इंडोनेशिया में ही 1955 में अप्रैल के समय में एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। उन कॉन्फ्रेंस में ऐसे देश जो, जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो पूरी दुनिया 2 भागों में बँट रही थी, और उसमें एक यूएसएसआर का था, हमने एक बार ज़िक्र किया था, और दूसरा जो ग्रुप था वो यूएसए का था। आप इसको और इकोनॉमी के टर्म्स में समझें तो एक कम्युनिज़्म और एक कैपिटलिज़्म, इन दोनों को बढ़ा रहे थे। और उसमें जो अदर अभी जस्ट जो कंट्री फ्री हुई थी, जो पहले कॉलोनाइज हुआ करती थी, उनको फ्री किया गया था, उनके ऊपर इनकी नज़र थी कि इनको, किसी का मन था कि उनको कैपिटलिस्ट कंट्री बनाया जाए, किसी का मन था उसको कम्युनिस्ट कंट्री बनाया जाए, और इसी की होड़ चल रही थी। लेकिन जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे वो किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। और 1955 में ये मिलते हैं इंडोनेशिया में सारे देश, और मिल करके इन्होंने एक नॉन अलाइन मूवमेंट की यहाँ से शुरुआत की कि ऐसे देश जो किसी भी अलाइनमेंट को, किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी एक ग्रुप में नहीं जाएंगे, और इनका अपना एक स्वतंत्र हर चीज़ के लिए वे होगा और थॉट्स होंगे, ठीक है। तो यही है बांगडून कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में ये जगह है, ये आपको याद रखना है। अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं। मेन आर्टिकल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको मालूम है कि सिचुएशन क्या चल रहा है अभी, कहाँ पर दिक्कत है? लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में अभी चाइना और इंडिया के बीच में माहौल काफ़ी गर्म है, और काफ़ी दिनों से है। इस पर डिस्कशन हमने कई बार किया हुआ है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि इसके पीछे कारण यूएस है। यूएस लेड जो क्वाड है उसमें चाइना का, इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, साथ ही में इंडिया का झुकाव यूएस की तरफ, इंडिया की क्लोजनेस यूएस के साथ। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि चाइना एक सबक सिखाना चाहता है, एक लेसन देना चाहता है दिल्ली को, और इस वजह से उसने लद्दाख में इतना डिस्प्यूट क्रिएट किया, इतना टेंशन क्रिएट किया है। तो ये तो इंडिया की बात है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको अगर हम जानना चाहें तो इसके लिए हमें चाइना के अदर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ को जानना पड़ेगा। तो अदर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ कहाँ पर है? ऑब्वियसली साउथ चाइना सी। क्या साउथ चाइना सी में भी सेम प्रॉब्लम है? क्या वहाँ पर भी जो देश हैं उनका झुकाव यूएस के साथ है, उनका रिलेशन यूएस के साथ है, इस वजह से चाइना का डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है? क्या ऐसा रीज़न है? तो इसको जानते हैं इस पूरे डिस्कशन के दौरान। अब देखिए, वहाँ पर जो अभी टेरिटरी डिस्प्यूट चल रहा है वो जकार्ता के साथ चल रहा है, दैट मीन्स इंडोनेशिया के साथ चल रहा है, और लगातार टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं इनके बीच में। जकार्ता सेज इट हैज़ नो डिस्प्यूट। आर्टिकल में कहते हैं राइटर कि चाहे वो कितना भी कहें, जो इंडोनेशिया है, जकार्ता, वो कहता है कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, साउथ चाइना सी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और हमने सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका कहना है कि जो ट्रबल है ना, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढते हुए आपके पास चली आती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ये देते हैं, जैसे नदी है, नदी में एक अपर स्ट्रीम है, लोअर स्ट्रीम है, ठीक है। तो अगर कोई लैम्ब है, वो मान लीजिए यहाँ डाउन स्ट्रीम में पानी पी रही है, ठीक है, और इधर वुल्फ है। वुल्फ बोलता है, वुल्फ ऑब्वियसली बहुत ताकतवर है और लैम्ब बहुत ही कमज़ोर है उसके सामने में कंपेयर टू वुल्फ। तो वुल्फ का ये कहना होता है कि तुमने पानी को गंदा कर दिया। तो लैम्ब बोलती है कि मैंने तो यहाँ नीचे में पानी पिया है, डाउन स्ट्रीम में, हाउ कैन आई मीन मडिंग द वाटर, कैसे मैं ख़राब कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो वुल्फ है वो इस बात को नहीं मानता, और वो फिर अटैक करने के बहाने ढूंढता है। ये सेम सिचुएशन आज साउथ चाइना सी में चाइना क्रिएट कर रहा है विद द अदर कंट्रीज, वेदर इट इज़ इंडोनेशिया और इट इज़ फिलीपाइंस, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल में ये कहना है कि आप कितना भी इस बात को कहें कि साउथ चाइना में कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ पर रीजनल सब कुछ बैलेंस्ड है और बहुत ही शांति है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं, और जो प्रॉब्लम है वो अपने आप तक पहुँचता है। अब जिक्र करते हैं नटूना आइलैंड का। नटूना आइलैंड जो है वो 1500 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? चाइनीज़ मेनलैंड से। मतलब ऐसा भी नहीं कि पास में है, या कोई टेरिटरी जैसे होता है जोग्राफिकल टेरिटरी आप शेयर कर, जैसे कि हमने लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में हम शेयर करते हैं बाउंड्री को, तो बाउंड्री शेयर करने पर डिस्प्यूट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन नाटूना आइलैंड की बात करें तो ये कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते, 1500 किलोमीटर दूर हैं
चाइना से, लेकिन फिर भी चाइनीज़ आर्मी वहाँ अक्सर जाती रहती है, वहाँ पर अक्सर उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिखते रहते हैं, और इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। Natuna themselves lie outside Beijing 9-dash line that claims nearly 80% of the South China Sea. ठीक है, तो नटूना आइलैंड ने ये क्लियर कर दिया है कि वो चाइना के 9 डैश लाइन, हमने देखा था ना वो जो डॉटेड लाइन थी उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमने 3 आइलैंड को देखा था जो उनके अंदर थे, स्पार्टली वगैरह 9 डैश लाइन के अंतर्गत ही आते हैं। और आपको बता दें कि पूरे साउथ चाइना सी का 80% जो एरिया है वो कवर कर रखा है इस 9 डैश लाइन से, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है उस पूरे रीजन में। जकार्ता सॉवरेनिटी इज अंडर थ्रेट, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार जो एक्टिविटीज़ हैं चाइना की तरफ से वो बढ़ती जा रही हैं, और इससे इंडोनेशिया का जो सॉवरेनिटी है वो अपने आप काफ़ी ख़तरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे वहाँ के जो फिशरमैन्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, उस आइलैंड पे रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी पैनिक हैं, और इसके लिए जकार्ता हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि कैसे इसको नॉर्मल किया जाए। इसके लिए जो अलग अलग नेशंस हैं वहाँ पर भी गए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर भी इस बात को उठाने की कोशिश की। तो इंडोनेशिया के साथ जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है वो एक तरफ एशियान के मेंबर स्टेट्स के साथ है और दूसरी तरफ चाइना के साथ है। और चाइना का ऑब्वियसली फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, इन सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस 9 डैश लाइन और जो इनका क्लेम है साउथ चाइना सी पर उसको लेकर के। होस्ट ऑफ बांदुंग कॉन्फ्रेंस। अब जाकार्ता की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, बांदुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। सो इट डिड नॉट सपोर्ट यूएस अप्रोच। तो अब आते हैं उसी वाले पॉइंट पर जहाँ से आर्टिकल की शुरुआत हुई थी कि क्या यूएस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से चाइना इन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या डिस्प्यूट को बढ़ाता है। तो वो जान लेते हैं। यहाँ पर इनका मानना है, जकार्ता में जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि इन्होंने चूँकि बांदुंग कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया है, नाम के मेंबर हैं, उनको शुरुआत किया है, फाउंडिंग मेंबर में से एक है 1955 में, और इतना बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट रहा ये नॉन अलाइन मूवमेंट का, तो जाहिर तौर पर ये किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे और यूएस के साथ अपने किसी भी रिलेशन को ये नकारते हैं। और उनके साथ कोई भी, जैसे क्वाड है, क्वाड को भी इन्होंने खारिज किया था कि ऐसा कोई भी ग्रुप इस रीजन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है कि इंडोनेशिया ने चाइना को खुश करने की भी कोशिश की ये सारी चीज़ें करके। हाँ, वो उनका अपना हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है, दैट इज़ ऑल अबाउट, लेकिन इससे चाइना को ऑब्वियसली इंडोनेशिया को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब चलिए फिलीपाइंस की बात कर लेते हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है। तो फिलीपाइंस उन देशों में से एक है जो ओल्डेस्ट मिलिट्री अलाइज में से एक है यूएस का। ठीक है, लेकिन 2016 में वहाँ पर सरकार बदलती है, दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और वो आते हैं, तो वो फिलीपाइन को यूएस के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सो दैट चाइना थोड़ा खुश हो जाए और ये जो टेरिटरी का डिस्प्यूट साउथ चाइना सी में है उसको सेटल डाउन करे, उसको रिजॉल्व करे। ठीक है, अब यूएस से डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है प्रॉपरली और इसके लिए कई सारे अनाउंसमेंट भी किए जाते हैं। मनीला ने अनाउंस किया दैट डिसीजन टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट तक को अनाउंस किया कि टर्मिनेट कर देंगे जो अमेरिकन ट्रूप्स ऑपरेट करते हैं फिलीपाइन में, उनका जो एग्रीमेंट है उसको वो टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन आपको बता दें लास्ट वीक में उन्होंने इस अनाउंसमेंट को सस्पेंड कर दिया, इस डिसीजन को ही सस्पेंड कर दिया कि वो यूएस कि मिलिट्री कॉपरेशन के साथ जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करेंगे। इस डिसीजन को उन्होंने कुछ समय के लिए टाल दिया है क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना की एक्टिविटी बढ़ रही है और इससे वहाँ पर टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चाइना एक तरफ एक जगह पर नहीं लड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इस समय में, चाइना हर एंगल पर हर फ्रंट को खोले हुए है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आती है बात कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएस के साथ रिलेशन को बढ़ाने पर या क्वाड का मेंबर बनने पर चाइना भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है या फिर सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। हम ध्यान से देखें तो ये चाइना की अलग से मोनोपोली है या उनका अपना एक स्ट्रेटजी है जिससे कि वो मैक्सिमम टेरिटरी पर अपना कब्जा चाहते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात कर लें या फिर वो लद्दाख की बात कर लें। तो इनको अपने अकॉर्डिंगली हर जगह पर रूल करना होता है और इस वजह से ये अपने मिलिट्री फोर्सेस की ताकत को दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंडिया को यहाँ पर एक बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि आज
का जो चाइना है वो पहले के चाइना से बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज उनके पास मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, तो इसके लिए इंडिया को ये सीखना होगा कि कैसे उनको मैनेज किया जाएगा। बिकॉज ये जो टेरिटरी डिस्प्यूट है ना चाइना के साथ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और इंडिया कैसे उसको मैनेज करेगा, इसके लिए हमें कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, अम्ब्रेला इन द रेन, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और यहाँ पर कुछ स्टेट स्पेसिफिक बातों का जिक्र किया गया है। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। पीडीएस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पीडीएस सिस्टम के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ। इस सिस्टम के थ्रू जो पुअर पीपल हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन्स, अनाज दिए जाते हैं। ठीक है, फूड ग्रेन्स में वीट, राइस, शुगर, जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है। किसमें, पीडीएस सिस्टम में चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। और ये सब्सिडाइज रेट पर कुछ ही चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। जो चावल से 2 रुपये किलो हो गया, गेहूँ 3 रुपये, इस तरीके से मतलब बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट उनसे लिया जाता है। जो इस सिस्टम में आते, जिनके पास राशन कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत हैं, उनको ये सिस्टम हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई कि पीडीएस सिस्टम में होता क्या है। लोगों, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास ये सारी जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करती है और लोगों तक कैसे इसका पूरा लाभ पहुंचाती है। ठीक है, मेजर कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूड स्टेपल फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन, एसेंशियल फ्यूल्स लाइक केरोसिन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप एस्टैब्लिश इन सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री। तो हर राज्य में भी अपना अलग अलग कानून रहता है पीडीएस के लिए। कुछ राज्य अपनी तरफ से कुछ एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। आइए मेन आर्टिकल पर चलें। आर्टिकल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया गया है। इनका कहना है कि जो पुअर फैमिलीज़ रूरल इंडिया में रह रही हैं आज, और जो इतने सारे लोग माइग्रेट होकर के वहाँ पर जा रहे हैं, और अब क्या हो रहा है, मानसून आ रहा है। अब मानसून के अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन जब खरीफ फसल आएगा तो उसमें बहुत समय है। इस बीच में फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है? इस बीच में लोगों को अनाज कैसे मिलेगा, हंगर को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा रूरल इंडिया में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी पर इसका पूरा जिक्र है। मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, जैसा कि आपको पता है कई सारे असेसमेंट में कहा गया कि मॉनसून इस बार अच्छा होने वाला है। नरेगा के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हैं कि हर किसी को जॉब मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा। बिकॉज लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं रूरल इंडिया में। जो लोग बाहर शहरों में रहते थे वो लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं। पीडीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं। पीडीएस सिस्टम के थ्रू यही उद्देश्य है इसका, यही प्रोटोकॉल है कि जो हंगर है उसको ख़त्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, लोगों को राशन दिया जाए। और अभी हाल ही में बदलाव भी किया गया। एक बदलाव के हिसाब से आपको पता होगा कि यहाँ पर पीडीएस सिस्टम में जो सामान दिया जाता था उसको डबल कर दिया गया है। 3 महीने के लिए डबल अनाज लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी फ्लॉ है। फ्लॉ ये है, एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड में टोटल 46 ब्लॉक है, उसमें सिर्फ ऐसे 42 ब्लॉक्स हैं जहां पर कि डबल राशन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब 4 ब्लॉक झारखंड में ही सिर्फ ऐसे जहां पर डबल राशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो इमेजिन करो ओवरऑल पूरी कंट्री में इसकी स्थिति कैसी हो सकती है। तो ऑब्वियसली 100% कहीं पर रिजल्ट हमें किसी भी स्कीम्स का मिल नहीं पा रहा है, और उसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज या फिर अदर वो हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो फूड राशन आर एट एनी रेट सर्टेनली रीचिंग अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके पास फूड राशन पहुंचना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और सर्वे में ये भी कहा गया है कि ये चीज़ें पहुंच रही हैं और इसको एक्सटेंड करने का भी प्लान बन रहा है अभी। इनफ रिसोर्सेज, देखिए अगर आपके पास फूड ग्रेन की कमी हो तब तो बात मानी जा सकती है, लेकिन हमने पिछले 3-4 महीने में इतने आर्टिकल देख लिए हैं कि हमारे पास फूड ग्रेन की कोई कमी नहीं है। हमने बार बार यही डिस्कस किया है कि आपके पास स्टॉक में इनफ ग्रेन्स अवेलेबल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपके पास है। तो जो अभी रबी फसल है वो भी आपके पास है, उसको भी अभी यूज़ करना है। उसके बाद 80 मिलियन तक का ये बताते हैं कि पूरा सेंट्रल पूल स्टॉक अभी है 80 मिलियन टन का, उसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है कहाँ पर है, राशन कार्ड में है। नॉट हैविंग राशन कार्ड इज़ अ बिग इशू। लोगों के पास राशन कार्ड ना होना सबसे बड़ी दिक्कत है। डबलिंग फूड rations however is not going to help the household who don't have the ration card.
आपके पास राशन कार्ड ही नहीं है तो यहाँ पर फूड राशन को डबल कर दिया जाए या ट्रिपल, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप राशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू 500 मिलियन 500 मिलियन पीपल जो हैं वो बाहर रह जाते हैं, उनके अंतर्गत नहीं आ पाते, जिनको कि ये राशन कार्ड नहीं होने की वजह से सुविधाएं फूड ग्रेन की अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अबंडेंट एक्सक्लूजन एरर, कई सारे एरर। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली कई तरीके की दिक्कत होती है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो आपको भेज दिया जाता है वापस, और इस तरीके से बार बार भागना दौड़ना पड़ता है। और कई लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से उससे उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता। आइडेंटिफाइंग पुअर हाउस होल्ड अ प्रॉब्लमेटिक एक्सरसाइज, जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं है कि कौन गरीब है ये आप पता कर लें और हर पुअर हाउस होल्ड्स को आप ढूंढ पाएँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। लेकिन इस समय में ये नीड ऑफ द टाइम है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा आखिर कहाँ पर किसको कितनी क्राइसिस है। एंड द बेस्ट वे क्या हो सकता है, द बेस्ट वे कि इस समय में टेम्प्ररी राशन कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाने चाहिए। अगर राशन कार्ड की दिक्कत है तो हमें अभी टेम्प्रेरी राशन कार्ड्स अर्बन स्लम में और रूरल एरिया में दोनों जगह पर जो हाउस होल्ड इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो फूड ग्रेन एटलीस्ट उनके पास पहुंच जाएगा और उनको हंगर की समस्या नहीं आएगी। ऑब्वियसली लोग बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो कम से कम हंगर की प्रॉब्लम तो उनको नहीं आनी चाहिए। अब ये कुछ अदर तरीके बताते हैं, 4 से 5 उसको देख लेते हैं। पहला बताते हैं, इंडियाज़ पुअरेस्ट स्टेट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुअर। अभी स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं आर्टिकल में कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुअर हैं, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इवन इन दोनों तो बढ़ता ही जा रहा है। बिहार का एग्जांपल ले लें तो वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। मतलब बिहार का इन्होंने कंपैरिजन तो पूरे वर्ल्ड में ही कर दिया कि बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पॉवर्टी और हंगर है, और वहाँ पे लगातार ये जो माइग्रेंट लोग हैं वो जाते जा रहे हैं इन दिनों। ठीक है, और इससे ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, जॉब्स की दिक्कत आने वाली है आगे कुछ समय में। सेकेंड है, द पुअरेस्ट स्टेट एंड देयर वर्किंग पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली आर लाइकली टू बियर डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ द करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको मालूम होगा यूपी, बिहार, झारखंड, इन्हीं सारे जगह से लेबर जो है वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, बिकॉज लेबर इंटेंसिव माना जाता है इनको, इन सारे राज्यों को। अब इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, ऊपर से कोरोना का पेंडेमिक, और ये क्या कर रहा है, लोगों को अपने घर पर लौटने पर मजबूर कर रहा है। और इसके बाद जो पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन होने वाली है बहुत ही वर्स्ट होने वाली है, बिकॉज इससे वहाँ के जो लोकल वर्कर थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आने वाली है। एक तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तो क्राइसिस रहेगी ही, उनके बाहर से लौट आने की वजह से जो वहाँ के लोकल वर्कर थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आने वाली है। तीसरा बताते हैं, द पुअर स्टेट आर येट टू बी सीरियसली हिट बाय द कोविड-19। लगातार डिटेल्स आपके सामने आ रही है कि इन राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद वहाँ की स्थिति महाराष्ट्र जैसी भी हो सकती है। मतलब आज जो वहाँ कंडीशन है वो वैसी कंडीशन है जैसी महाराष्ट्र में हुआ करती थी। तो आप देखिए इन सारे राज्यों में कोरोना का केस बढ़ना, फिर सारे लेबर्स का इन्हीं राज्यों में वापस लौटना, ये पहले से पुअर स्टेट हैं, हाउ दे विल मैनेज। झारखंड का भी एग्जांपल ये लेते हैं, कहते हैं वहाँ के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं रामेश्वर उरांव, उन्होंने जब पूरा टैक्स कलेक्शन का एनालिसिस किया तो क्रश हो गया है 30% पूरा वहाँ का इकोनॉमी नॉर्मल लेवल से। ठीक है, तो स्थिति झारखंड की भी बहुत अच्छी नहीं है, और अभी सरकार अभी इस हालत में भी नहीं है कि लोगों को सैलरीज वगैरह समय पर दे पाए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ दिक्कत आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हालांकि बोरोविंग के लिमिट को बढ़ा दिया है स्टेट के लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा बोरो कर सकती है, लेकिन आपको याद होगा कुछ वहाँ पर कंडीशंस लगा दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनली, मोस्ट ऑफ द पुअर स्टेट are broke in Jharkhand according to the finance minister, और now the tax collection have crashed। ये obviously crash हो गया, इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी स्थिति अभी पुअरेस्ट जो राज्य हैं उनकी हो चुकी है, और वहाँ पर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, एक तो इसके लिए कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और दूसरा कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी बड़ी समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ये जो पुअरेस्ट राज्य हैं उनमें फूड ग्रेन की स्टॉक में कोई कमी ना आ पाए, इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और इसके थ्रू वहाँ पर लोगों को मैक्सिमम हेल्प पहुँचाया जाए जब तक कि चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, सामान्य नहीं होती हैं। तो स्टेट सेंटर अपना अलग अलग काम ना करें, बल्कि मिल के जैसे अभी तक ये कोऑपरेशन कर रहे थे वैसे ही इनको कोऑपरेशन करना चाहिए। अगला आर्टिकल है नॉर्थ दिल्ली। तो इसमें हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट के बारे में। देखिए आर्टिकल में क्या कहा गया है, एक्ट्स ऑफ ओवर ब्रीच बाय द ऑफिस। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं। ये आज नई बात नहीं है, ये जब इनका पहला टर्म था तब से देख रहे हैं कि एलजी जो दिल्ली का है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में बहुत दिक्कतें शुरू से ही रही हैं। हालांकि बीच में चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो गई थी, सामान्य हो गई थी, ऐसे कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही थी जब एलजी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो। तो आपको बेसिक फैक्ट तो मालूम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये डायरेक्ट अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और आप यूँ समझिए कि प्रेसिडेंट इनको सारा कार्यभार देते हैं। एलजी कोई भी काम करता है तो आपको ये समझ जाना है कि इस सेंटर की तरफ से वो डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन यूनियन टेरिटरीज़ में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी आई है कोरोना के बीच में कि फिर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में टेंशन का माहौल बन सकता है। तो डिसीजन क्या है, दिल्ली के इस समय में जो प्रेजेंट एलजी हैं वो बैजलाल हैं और इनका क्या कहना है, देखिए अनिल बैजलाल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन का रूल लगाया था यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, आइसोलेट करने की बात कह रहे थे दिल्ली को, बाहर के लोग, क्योंकि एक तरफ ये बॉर्डर खोल रहे थे तो ऑब्वियसली जब बॉर्डर खोलेंगे तो हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, हर जगह से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आएंगे। अब इन्होंने बोला ऐसा है यहाँ पे जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, जिनका जो रेसिडेंस है दिल्ली का, उनको ही इलाज करवाने के लिए दिया जाएगा, बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वरना बाकी लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसको खारिज कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने डिसीजन दिया कि कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही टेस्ट करने में भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोविड-19 का टेस्ट भी उन्हीं को करवाया जा रहा था जो कि दिल्ली के रेसिडेंट थे। तो आपको बता दें कि लोग बाहर से आए या ना आए, दिल्ली में इतने बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं जिनके पास यहाँ का आधार कार्ड या यहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं होता, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जब बीमार पड़ेंगे। तो ये जो डिसीजन था काफ़ी यूनिलैटरल था और ऑब्वियसली बायस्ड था, डोमिनेटिंग था, जिसको कि इन्होंने बदला है, ठीक है। ड्यूटीज़ टू ऑल इंडियन। अब हम आते हैं एनालिसिस पर। ये तो हो गया फैक्ट। एनालिसिस में कहा जाता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जब वो चुन कर के आते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं चुन करके आते, उनके लिए पूरा भारत पहले आता है। तो पूरे इंडिया के का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरलिज्म, उसको इंश्योर करना, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप रखा गया है। अगर ऐसा होता, अलग अलग राज्य को अपना अलग अलग देखना होता तो फिर डबल सिटीजनशिप हो सकता था, लेकिन पूरे भारत को हम एक यूनियन की तरह देखते हैं और उसमें सिंगल सिटीजनशिप है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी पहले होती है। और ऐसे में इस तरीके का बायस डिसीजन कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। कोलैबोरेटिव एफर्ट लाने की ज़रूरत है। आज जब इतना बड़ा पेंडेमिक पूरे विश्व में है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा है, तो आज कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों को साथ मिलकर के काम करना होगा। किस तरीके से, ये जो पहले तो लोग क्या कर रहे थे, बॉर्डर को सील कर रहे थे ताकि जो खतरा है वायरस का वो उनके राज्यों तक पहुंचने ना पाए। लेकिन कोई भी स्टेट है वो एक आइलैंड स्टेट बन करके नहीं रह सकता। कितने दिन तक आप अपने आप को बंद करके रख सकते हो? आप बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते हो अपने पड़ोसी राज्यों पर, और इसमें बाउंड्री को रोकना, बंद करना या इस तरीके का डिसीजन लेना कतई सही नहीं माना जा सकता। यहाँ पर एक दूसरे की मदद ज़रूर की जा सकती है। दिल्ली के जो एक्सपर्ट हैं वो गुजरात में जा सकते हैं, वहीं जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो केरला के जाने माने
माने हैं, जाने जाते हैं, वो मुंबई में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर राज्य के पास जो जो अचीवमेंट हैं, जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को मदद के तौर पर दे सकते हैं। मेडिकल रिसोर्सेज को पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया जा सकता है। और ये सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अल्टीमेटली आपकी मदद करेंगे इस पूरे पेंडेमिक में, इस क्राइसिस में खुद को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका हैज़ इनिशियली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माइग्रेंट वर्कर। हमने देखा था कि शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थी, सारे लोग अपने आप को आइसोलेट कर रहे थे। जो राज्य हैं वो बाहर से लोगों को आने नहीं दे रहे थे, भले ही वो उनके राज्य के लोग हैं। कुछ लोग जो साइकिल से आ रहे थे, आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट ने खुद ही उनको आने से मना कर दिया था। तो कई सारे कंडीशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को नॉर्मल किया गया, सिचुएशन को समझा गया। और जब से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, हालांकि केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो ये जो राज्य हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को और इसका कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सेम एफर्ट दिल्ली गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। लार्ज हार्टेडनेस होने की ज़रूरत है, बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है इस समय में, जब पूरा नेशन इतनी बड़ी क्राइसिस में फंसा हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ पर आधारित है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और अब देखिए, आपको मज़ा आएगा और आप आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आज ट्राई करना बनता है। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ये स्लाइड पहले का है, इसको इग्नोर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमने शुरू में देख लिया है, इसको अब आप ट्राई कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। नाटुला आइलैंड कहाँ पर है, अब आप ज़रूर पहचान जाएंगे। ओशन या सी कहाँ पर है आप बता देंगे। और इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। पीडीएस सिस्टम, व्हाट आइटम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा आइटम इसके अंदर नहीं है, तो आपको ये बताना है। एंड प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए, और उसमें ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद होगा सही है। 2022 से लेकर 23 के बीच में ये रखा गया है कि फार्मर के इनकम को डबल करेंगे। अशोक दलवाई कमेटी बनाई गई थी, आंसर है सी। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात थी। लगातार यही बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य किसी भी तरीके से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सीधे सीधे तौर पर गलत है। ठीक है, और उसके बाद पहला जो सवाल था, प्राइवेट सेक्टर को हम इग्नोर करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों इनकरेक्ट। अगला सवाल पूछा गया था चाइना को लेकर के, और इसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो लद्दाख है, और लीस्ट बाउंड्री उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आपको सेकेंड वाला चेक करना है, उत्तराखंड इसकी लीस्ट शेयर बाउंड्रीज है या नहीं। तो अभी सी मानते हैं, बाकी एक बार आप चेक ज़रूर करेंगे इसको। ठीक है, और एपीएमसी मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन ही इसका मेन उद्देश्य था, और फार्मर के एक्सप्लोरेशन को प्रोटेक्ट करना, दोनों सही है, सी इसका आंसर होगा। एपीएमसी पर दूसरा सवाल भी आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आज लेता ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए आप लोग, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत अटक जाते हैं व्यूज़, अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप इसमें बहुत मदद कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और यहाँ पर हम आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह मदद कर रहे हैं, जितना हो सकता है वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इस पूरी तैयारी में, कि जितना मैक्सिमम एफर्ट हो पाए। हम लगातार नए नए फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, और अच्छा होगा ये वीडियो, ये डिस्कशन और बेहतरीन होगा, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। और बस थोड़ी सी आप हमारी मदद कीजिए, और इस पूरे वीडियो को शेयर करने में, फैलाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।